जो हिस्ट्री का पार्ट 1 है उसी पार्ट 1 का चैप्टर 2। तो यह चैप्टर 2 बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कंपलसरी है। और अभी एग्ज़ाम जो नज़दीक आ गया है तो उसी चीज़ को रिवीजन को लेकर तो चैप्टर पढ़ने से अच्छा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करें, क्वेश्चन रिवीजन करें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, कोई एग्ज़ाम में रिलेटेड हो जाएगा। और इस समय ज़रूरी भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करें, और यही हम लोग करने भी जा रहे हैं। और आप भी अगर अभी आज पढ़ लिए हैं अगर इस चैप्टर को, तो मैं चाहूँगा कि आप एक पेज पेन ले लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं रिवीजन कराता हूँ आप उस पर टिक लगा कर देखिए। तो आप खुद को आजमा सकते हैं कि हम कितना सफल हैं या कितना दूर तक हमें आ रहा है। ये सारी चीज़ें जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको लेकर ज़रूर करें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में आ जाए, बस वही देखने हमको, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन में दिया कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ किसने निकाला। मतलब दो, देखिए बात को समझिए, बोला कि ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपि भाषा थे। तो दो लिपि ये जो भाषा थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 है लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे। तब तक से जो 6वीं सेंचुरी तक ना वो इतिहास अंधेरे में माना जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भाषाओं में लिखा गया था ऐसी लिपि में कि समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसी में एक अंग्रेज थे, क्या, जेम्स प्रिंसेप, ये अंग्रेज एक अधिकारी थे जिन्होंने इस ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा का पूरा अर्थ निकाल दिया। क्योंकि बहुत सारे जो अभिलेख, जो पत्थरों के जो अभिलेख होते हैं, जो शिलालेख होता है, शिलालेख का मतलब शिला का मतलब पत्थर, लेख पत्थरों पर लिखा हुआ लेख। तो बहुत सारे राजा लोगों ने जो काम कराया उसके अपने किए गए काम को, चाहे कुछ भी, मतलब अपना सब पत्थर पर ऐसे लिख के शिलालेख। तो शिलालेखें जो थी ना वो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में लिखी हुई थी। तब तक से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसी समय एक अंग्रेज आए, जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज अधिकारी, जिन्होंने ये दोनों भाषाओं को, ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा को पूरी तरह से अर्थ निकाल दिया, ठीक है। ये दो भाषाओं को निकाल दिया तो बहुत सारा इतिहास हमारे सामने आ गया, ठीक है, कि 6वीं सेंचुरी या 5वीं सेंचुरी BC, 600 BC, 500 BC, 400 BC पहले इतिहास क्या था, ये सब हम लोग को थोड़ा देखने को मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध साहित्य के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो बौद्ध साहित्य का प्रचलन तो बिंबिसार के समय ही, याद है, वेणुबन ने जो है, बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को उपहार के रूप में दिया था, वेणुबन, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं अशोक, ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त नहीं, अशोक। तो दूसरा का आंसर होगा कि बौद्ध साहित्य के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, अशोक थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हम बोल रहे थे ना कि आप ना गलत वाला ऑप्शन पे ध्यान ही ना दीजिए, और जो सही वाला है ना उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के और उसका डायरेक्ट बताइए कि ये हुआ था, ये था। उस पर एक पार्ट में बनाएंगे हम लोग, पार्ट 1 पार्ट 2, एक क्वेश्चन में पार्ट 1, एक क्वेश्चन में पार्ट 2, एक क्वेश्चन में पार्ट 3, ठीक है। अब चलिए बीच में बोलने से आंसर गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो किस शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। मतलब किस शताब्दी को, किस शताब्दी का मतलब किस शताब्दी के बाद ये देखा गया कि भारत का इतिहास एक अलग रूप में दिखा, ठीक है, एक अलग दिखा दिया। तो एक अलग रूप में दिखा, तो थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं आपको समझा देता कि अगर आपको याद होगा कि 1500 से 600, ये याद होगा कि 1500 BCE से 600 BCE तक, 1500 से 600 BCE तक हम लोग क्या दिखाई दिया था, वैदिक सिविलाइजेशन दिखाई दिया। वैदिक क्या सभ्यता, उस समय वेद पुराण लिखे गए थे। लेकिन 600 BC और 600 बिफोर क्रिश्चियन एरा चला जाए, उसके बाद 600 बिफोर क्रिश्चियन एरा, ये अगर देखा जाए ना तो उसके बाद 600 BC के बाद ना हम लोग को एक अलग इतिहास दिखाई दिया। बहुत बड़े महाजनपद के निर्माण हो गए, राजा बनने लगे, राजा का मतलब अच्छे अच्छे नगर का निर्माण होने लगा, राजा अपना सेना इकट्ठा करने शुरू कर दिए, एक अलग इतिहास दिखाई दिया। और इससे पहले एक अलग इतिहास दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग,
छठी शताब्दी, 600 सेंचुरी, ठीक है। छठी सेंचुरी का मतलब 600 BC, ठीक है, इसी का दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद में कौन सा राज्य शामिल था? विज, मगध, पंचाल, उपरोक्त सभी। तो देखिए महाजनपद उस समय 16 महाजनपद थे, उस समय 16 महाजनपद थे। कुरु हो, पंचाल हो, वज्जी हो, मगध हो, ठीक है। इस कम से कम लगभग कह रहे हैं एग्जैक्ट कितने थे? 16 महाजनपद थे। अब वज्जी भी था, मगध भी था, पंचाल भी था। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। ये आपको याद रखना। और उस समय का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा अगर कोई था मतलब महाजनपद तो उस मगध था। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी राजगिरी। इसको राजगिरी क्यों कहते थे? क्योंकि चारों तरफ से वह घिरा हुआ क्षेत्र था। लोगों ने वहाँ पर राजधानी, राजा रहते थे, राज का गिरी था, राजा का गिरी था, इसलिए उसको राजगिरी कहा गया, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखने को मिलता है? चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी? ये तो अभी बताएं, राजगाह, ठीक है। राजगिरी, अंग, पाटलिपुत्र नहीं, राजगाह। उसको क्या बोलते थे? राजगाह बोलते थे। राजगाह, पहले राजगाह तब राजगीर बन गया, ठीक है। राजगाह बोलते थे पहले उसको, ठीक है। और वही चौथी शताब्दी मगध की राजधानी राजगाह बोलते थे। उसके बाद उसकी राजधानी कहाँ हो गई? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। तो चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र मारिएगा, ठीक है। छठवीं शताब्दी में राजगाह। छठवां आंसर बताइए, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 6 का आंसर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, एकदम पेन पेपर लिए रहिए और बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा बताइए? अशोक के सूत्रों के अनुसार उन्होंने निम्नलिखित विचार फैलाए थे। बताइए, अशोक के जो है, जो हम लोग को अशोक को प्रमाण मिला, प्रमाण के अनुसार जो अशोक ने क्या चीज़, अपनी कौन सी विचारिता फैलाई, क्या फैलाए थे बताइए? हमने कहा ना कि पढ़ें तो जवाब दीजिए। तो अशोक ने सबसे ज़्यादा क्या फैलाया था? धम्म। क्या? धम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध में कौन विजय हुई? कौन विजयी हुआ कलिंग युद्ध में? बताइए। कलिंग का मतलब सोचिए, कलिंग का मतलब क्या? आज उसी को उड़ीसा कहते हैं। कलिंग को आज क्या बोलते हैं? उड़ीसा बोलते हैं। अब वही कलिंग के युद्ध में कौन विजय हुआ? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। बताइए कौन हुए थे? 8 का आंसर क्या होगा? कलिंग के युद्ध में बताइए। कलिंग के युद्ध में अशोक से वार हुआ था, ठीक है, याद रखे रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, जवाब दीजिए। एकदम नहीं, इसमें पढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन का जवाब देना है एकदम। अधिकांश कुषाण शासकों द्वारा कौन सी उपाधि का प्रयोग किया गया है? कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि सबसे ज्यादा प्रयोग किया? देवपुत्र, देवतुल्य, देवराज या देवनाम? कौन सा बताइए? अधिकांश कुषाण शासकों ने क्या प्रयोग किया था? कुषाण शासक कौन सा उपाधि लेते थे? देवपुत्र। क्या लेते थे? देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। प्रभावती गुप्ता किस राजा की पुत्री थी? प्रभावती गुप्ता बताइए। प्रभावती गुप्ता बताइए। गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की। बोले ना, पढ़े तो जवाब दीजिए, तब आप भी समझ जाएंगे कितना है। क्या गारंटी कोई भी एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? छठी शताब्दी में प्रयोग के तौर पर किस धातु का सिक्का प्रचलन में था? छोटिए, छठी शताब्दी में कौन सा सिक्का चलता था? किस चीज़ का? लोहा का, आयरन का, तांबा का, टीन का, सीसा का? किसका चलता था बताइए? किस धातु के सिक्के प्रचलन में थे भाई? चांदी और तांबा। आंसर क्या होगा? चांदी और तांबा। आप पढ़ें तो जवाब देते रहिए, चांदी और तांबा, ये याद रखिए। 11 का आंसर ए, चांदी और तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर का जल्दी 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। मैंने क्या बोला? पढ़ लिया आप लोगों ने तो उसका जवाब दीजिए। केवल रिवीजन, केवल क्वेश्चन बनाने हैं और कुछ नहीं।
पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? किसके द्वारा सोने के सिक्के जारी हुए बताइए? हाँ, अरे तांबा और अभी किसका बात हुआ है ना, कौन से चालू किए थे? कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासक। कहाँ गए कुषाण शासक? देखिए यह कुषाण शासकों के द्वारा चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक की उपाधि क्या थी बताइए? अशोक की उपाधि क्या थी? 13 आंसर का बताइए। 13 अशोक की उपाधि क्या थी? हाँ, उपाधि क्या थी? मतलब सपोज अशोक को जो है जो शिलालेख अभिलेख मिला उस जगह पर बहुत सारा क्या लिखा हुआ है? तो बहुत सारी जगह पर प्रियदर्शी लिखा हुआ है। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? तो प्रियदर्शी का मतलब सुंदर मुख वाला, ठीक है, प्रियदर्शी मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? ब्राह्मणों को जो दान की गई भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? हाँ, जानाहार, आग्रहार, यहाँ पर लिख लीजिए, अंतर अलग है। आग्रहार क्या कहा जाता था? आग्रहार। इसका आंसर भी आग्रहार होगा। आग्रहार, ठीक है, ये कहा जाता था जमीन को। आंसर भी बी ही होगा। कौटिल्य कौन थे बताइए? ये तो आंसर है। कौटिल्य को क्या कहा जाता था? कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य, 3 नेम है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य 3 नेम है। आखिर ये कौन थे? चंद्रगुप्त के मंत्री थे, चंद्रगुप्त के सेनापति थे, अशोक के मंत्री थे, अशोक के शिक्षक अशोक के मंत्री गलत, चंद्रगुप्त के सेना गलत। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त कौरव के मंत्री या मंत्री थे, गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त की शिक्षा इन्होंने ही दी थी और सब इन्हीं के डायरेक्शन पर चलते थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करिए। कितने महाजनपद थे? अभी बात हो चुका है, बताइए। अभी कुछ देर पहले हमने बताया, आंसर बताइए। कितने महाजनपद थे? 16। वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। चलिए 17 का आंसर क्या होगा? छठी से चौथी शताब्दी तक, ईसा पूर्व तक, इनमें से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? अभी बात हुआ है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था बताइए? अभी बताए नहीं है जी। मगध का आज आधुनिक नाम क्या है? मगध का आज आधुनिक नाम क्या है? मगध एक बहुत बड़ा शक्तिशाली, मगध का आज आधुनिक नाम बिहार है। यह कभी प्राचीन में सबसे ताकतवर हुआ करता था। इसके जैसा यहाँ पर जो पैदा हुए शासक और जो ज्ञानी विद्वान यहाँ जन्म लिए और भी किसी दूसरे राज्य में नहीं हुए। भले ही आज बिहार को अलग ढंग से देखा जाता है, लेकिन बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। धम महामंत्रों को नियुक्त किसने किया? किसने की? धम 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 का प्रचार किसने करवाया था? अभी बताइए। हाँ, किसने किया था? अरे यार अभी नहीं बताया। धम का किसने किया था? अशोक ने। तो अशोक ने ही सभी धर्म महामंत्रों को जो है नियुक्त किया था। सबसे ज़्यादा धम जो बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचार कराने वाले कौन थे? हाँ, अशोक ने किया था धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? फिर क्वेश्चन आ गया। अभी बात हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगम किसे कहा जाता था बताइए? 20 संगम भाषा का साहित्य इसमें दिया है। संगम भाषा का साहित्य, संगम यहाँ दे देते हैं, भाषा का साहित्य है। किस भाषा का साहित्य है? ये लीजिए, अब क्वेश्चन तैयार हो गया। संगम किस भाषा का साहित्य है? क्वेश्चन नंबर 20 तमिल भाषा। आ जाएगा ना एग्जाम में तो दिक्कत करेगा, बता देते हैं। आगे बताइए 21। हरिशेन के दरबारी भाषा साहित्य कवि थे। हरिशेन के दरबारी भाषा का साहित्य कवि कौन थे? बताइए। हरिशेन भाषा, हाँ, हरिशेन के दरबारी भाषा के साहित्य कवि थे। कौन थे? किसके? सही बताओ। समुद्रगुप्त, ठीक है, सही तो आंसर है। जो आ गया जवान पर समझो वो सही है, कैस का ये, ठीक है।
चलिए 22 का आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। विचार कीजिए तो का विचार करते हैं, विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में कथनों, मौर्य बोला कि साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। याद है 5 प्रमुख केंद्र जो चाणक्य ने, कौटिल्य ने वो लिखा था किताब में कि उनके समय पैदल सेना, घोड़ा सेना, याद है हाथी सेना, ये सब बात याद है। एक सेना जो भोजन पहुंचाती थी। तो बताइए, मैं साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। अशोका ने 321 पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये तो गलती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो गलत हो गया ना। अशोक ने अपने संसाधनों का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया। चौथा भी सही है, दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। बताइए 22 का, 22 का आंसर क्या होगा बताइए। 22 का आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? अभी तो बोले हैं क्या कहते ये होगा? ये आंसर गलत है। आंसर ये होगा 1, हमने क्या क्या बोले हैं अभी? 1 2 4 है कहीं 1 2 4? हाँ तो 1 2 4 यही ना है, 1 2 और 4 बोले तो हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य में दासों का उल्लेख मिला जाता है, जिन्हें कहा जाता था। बताइए तमिल संगम साहित्य। अभी जो से याद हो गया ना, अब पूछेगा ना कि संगम साहित्य क्या है? तमिल है। संगम साहित्य एक भाषा है, किसका है? तो तमिल भाषा का। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ से मिल गया तो बोलिए बोला तमिल संगम साहित्य में दासों का उल्लेख मिलता है। तो तमिल संगम साहित्य में जो दास मिलते हैं, उन दासों को क्या कहा जाता था? बताइए 23, उन दासों को क्या कहा जाता था? आदिमाई कहा जाता था। 23 का ए। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 क्या बनाइएगा? 24 का बताइए, बताइए 24 का क्या होगा? बिहार में वर्तमान राजगीर का प्रतीक नाम था। बताइए जो राजगीर है ना, तो उस राजगीर को क्या कहा जाता था? नहीं, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा, प्राकृत एक भाषा थी, तो प्राकृत भाषा में राजगीर का नाम क्या था? प्राकृत भाषा में बताइए। हाँ राजगह, राजगीर, राजगह, ये मन नहीं होना चाहिए, राजगह, ठीक है, राजगह नाम था। 25वां क्वेश्चन नंबर 25। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया। कब सेट प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया था? बताइए 25 का आंसर बताइए, कब किया था इसने? ना 77 में, 1877 में। इसीलिए बोला है ना कि पढ़े तो जवाब दीजिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की थी, चाणक्य की थी, विष्णुगुप्त किए थे, तीनों के नेम सेम है। धम्म, अभी सोचिए धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करने वाला पहला शासक कौन था? कहाँ गया अशोक? अभी कई बार बात हो चुका है। डी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। एपिग्राफी इंडिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ। बताइए एपिग्राफी का, एपिग्राफी का कब हुआ था? 1888 में हुआ था। उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 85 में वो बना पार्टी, लेकिन 1888 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक उसी तरह से इसका भी तो वही हुआ था। चलिए 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? 29 में दूसरी शताब्दी अर्थात दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत में लिखे गए एक शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा ने कराई थी? बताइए सुदर्शन झील की मतलब जो एक आसपास संस्कृत लिखा हुआ मिला, तो मैं लिखा था कि सुदर्शन झील का मतलब किसी ने उसका मरम्मत कराया। आखिर किसने कराया था? बताइए। हाँ के ना रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना में हुई थी, किस भाषा में हुई थी?
किस भाषा में थी? प्राज्ञा प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग बताइए प्राज्ञा प्रशस्ति किस भाषा में हुई थी? प्राज्ञा प्रशस्ति किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। बोले ना, पढ़े, जवाब दीजिए। 31, प्राचीन भारत में सोवानिका शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? सोवानिका किसको कहा जाता था? बताइए आप लोग, पढ़े तो। सोवानिका सुनार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, बताते जाइए, हम रुक नहीं रहे हैं, हम पटाख पटाख क्वेश्चन अब जा रहे हैं सोल्व करने। इससे सबको लग रहा है कि लंबा वीडियो चल जा रहा है, इसलिए सीधा क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम। मेगास्थनीज ने सैन्य मामलों की 6 उपसमिति वाली, देख लिया, उपसमिति वाली एक समिति का उल्लेख किया है, जिनमें से 5वीं निम्नलिखित काम देखती थी। बताइए 5वीं का देखती थी? हाँ, अब नहीं बताए थे, रथ वाला, पैदल सैनिक वाला, घोड़े वाला, परिवहन वाला, एक खाना पहुंचाने वाला। ठीक है, तो 5वां निम्नलिखित कौन सा था इसमें से? 32वां का। 32वां का बताइए, 5वां कौन था? क्या? नहीं, 5वां रथकार था, हमको लगता है। लाइन से लिखना जरूरी है? मेजर आएगा। नहीं, 5वां लाइन सब नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने मेंशन किया है तो उसके सीरियल के अनुसार पूछ दिया तो पूछ दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीरियल नंबर में दीजिए, बल्कि नहीं पूछ सकता है। हाँ, ये ऐसे पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने जो है, मतलब मेगास्थनीज ने अगर देखा जाए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो मौर्य के, याद रहे, ठीक है, ये मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कि अगर देखा जाए, या उनके सैन्य टुकड़ी के जो उपसमितियों के बारे में लिखे हैं, कितनी उपसमितियां थी? 6 लिखा है ना, सैन्य मामलों के 6 उपसमितियां थी। ये पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए 33 बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? पहली सहस्त्रवादी वाला की पहली सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में मध्य और दक्षिण भारत में विस्तृत पत्थर की संरचनाएं थी। बताइए पहली 33। समझ में नहीं आया। ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये 100 शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है, तो 100 शताब्दी ईसा था, 100 वर्ष आज पहले जो मध्य भारत और दक्षिण भारत थे ना, उसमें जो पत्थर की संरचनाएं थी, जो पत्थर थी, वो सब किस तरह की पत्थरें थी? ठीक है, किस तरह की संरचनाएं थी? तो ये मेगालिथ संरचनाओं में थी, मेगालिथ संरचनाओं में थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए। क्या बनाइएगा? बनाइए क्वेश्चन नंबर 34, क्या बनाइएगा? 34 क्या है? चीन में रहने वाले खानाबदोश लोगों की एक कबीला थी, उस कबीलों को क्या कहा जाता था? यूनानी, कुषाण, एजेटक, माया, उसको क्या कहा जाता था? बताइए। हाँ, किसको क्या कहा जाता था? कुषाण। ठीक है, चलिए अच्छा जवाब है, इसमें हम कहाँ कह रहे हैं, कुछ सही जवाब नहीं है। चलिए अगला जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। 35, किस घर का मालिक स्वामी या मुखिया होता था? किस घर का मालिक स्वामी या मुखिया होता था? कौन से घर का भाई? पन्नई, महामत, धम, गौपति। कैसे सबका? गौह माने क्या होता है? गौह मीन्स होता है गृह, और पति, तो गृहपति किसको कहा जाता है? घर का पति मुखिया, तो गौपति ना होगा? ऐसे भी आइडिया से पकड़ सकते हैं। कुछ कुछ कभी कभी शब्द ना आइडिया खुद दे देते हैं कि मैं आंसर ये होगा। 36 बताइए, 36 का आंसर क्या है? 36 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक है? ये तो इजी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए। कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी बात हुआ ना, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, ये सब कौन है? यही। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मध्य एवं दक्षिण भारत में 100 स्थान पर रखे गए बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहा गया? बताइए। हाँ, कोई बताएगा? 100 स्थानों पर रखा गया, ये लड़के बताइए। मध्य एवं दक्षिण भारत में
100 स्थानों पर रखे गए बड़े बड़े पत्थर को मेगालिथ कहा जाता था। मेगालिथ, यही मध्य दक्षिण भारत का भी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पत्थरों की संरचनाएं कैसी थी? तो मेगालिथ तरह की। जहाँ रसोई थी वहाँ पर भी मेगालिथ तरह की रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 38, धम्म महामंत कौन थे? बताइए। कर संग्रह के लिए अशोक द्वारा नियुक्त किए विशेष राजस्व अधिकारी, याद है ना? धम्म बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी। धर्म का संदेश फैलाने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी। धर्म के प्रसार को रोकने के लिए आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करने के लिए उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया था। तो धर्म का फैलाने के लिए ना एक अधिकारी, उसको ना धर्म कहेंगे कि कर इकट्ठा करने वाला, राज्य का कानून व्यवस्था बनाने वाला, धर्म का प्रसार रोकने वाला कहेंगे। हमारा 38 का क्या होना चाहिए? सी। 38 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 38 का आंसर सी होगा। 39 पढ़िए, ये 38 है, ये 39 पढ़िए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि 600 के बाद 600 BC के बाद भारत के इतिहास में परिवर्तन दिखाई दिया? क्यों, किस वजह से? राज्य शहरों और कस्बों के उदय या लोहे के उपयोग की वजह से? राज्य शहरों और कस्बों के उदय, हिंदू धर्म गलत, हिंदू धर्म का प्रभुत्व, लोहे का उपयोग गलत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्तर गलत। पहला आंसर होगा। लोहे का भी आ गया और बड़े बड़े राज्य भी, महाजनपद भी बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े शहर भी बनने शुरू हो गए। तो हमारे 39 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए 40 पर, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। हम इसलिए सीधा क्वेश्चन पर जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे हैं ताकि टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये अच्छा रहेगा ना? क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना किसने की? अभी कुछ देर पहले हम लोग बात भी किए हैं कि प्रज्ञा प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा था। तो प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसने की थी? 40 का बताइए, 40 का किसने की थी? हाँ नहीं, हरिसेन यार, अभी कुछ देर पहले बात की हम लोग। चलिए 41 बताइए, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है? बड़ों का आदर करें और ब्राह्मणों के प्रति उदार रहें, अपने धर्म के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ समझना, गृहपति को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, नौकरों, गरीबों और दासों का सम्मान करना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। इनमें कौन से धर्म के मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है? बताइए, एक नहीं है। 41 का बी, वेरी गुड। ऐसे लग रहा है? चलिए अच्छा है, ऐसे ही दिमाग लगाइए क्वेश्चन पर। 42 बताइए। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से सोल्व करें, अच्छा रहता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उससे रिलेटेड आ जाए, इसलिए छोड़ना नहीं है, पूछना ही, आगे बढ़ते रहना है। चलिए, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों को क्या कहा जाता था? बताइए, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों को क्या कहा जाता था? जो व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, उनके संघ को क्या कहा जाता था? 42 बताइए, बताइए क्या कहा जाएगा? श्रेणीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि सर श्रेणी किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों और शिल्पकारों का जो संघ होता था, वो यूनियन बनाते थे, संगठन बनाते थे, उस संगठन को क्या कहा जाता? श्रेणीस है। बनाइए, किस में? इंग्लिश वर्ड में श्रेणीस ही होगा, उसमें कुछ नहीं सोचना है। मतलब वो नाम जो प्राचीन नाम है तो उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? नाम में कुछ भी चेंज। अब मान लीजिए बीजेपी पार्टी का एक संघ है, हमने कह दिया कोई संघ पार्टी है, तो उसमें हम क्या पद चेंज कर सकते हैं? 43, भारतीय पुरालेख के विकास में जेम्स प्रिंसेप का क्या योगदान है? तो जेम्स प्रिंसेप क्या किए थे? पहला क्वेश्चन हम लोग को आया था अभी। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। हमारा 43 का आंसर ए होगा। हम क्या बोले हैं? ब्राह्मी और खौरेष्ठी भाषा को, भाषा में लिखी हुई जो किताबें थी हमारे, उन सभी का अर्थ इन्होंने ही निकाला, इन्होंने ही बताया था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने।
क्वेश्चन नंबर 44 बताइए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस व्यापारी को उद्यम जोखिम भरे लेकिन अधिक लाभदायक थे? बताइए किस व्यापारी के कौन थे? 44 का बताइए आंसर बताइए। हाँ, बड़ी लाभकारी थे लेकिन बड़ा उद्यम जोखिम भरे काम करते थे। नाविक, नाव चलाने वाले, बड़ा लाभदायक है। शॉर्टकट में आपका काम कर देंगे। जो महीनों दिन आपको जाना इधर से उधर, तब तक सही है, नदी पार करके आपको पहुंचा, लेकिन बड़ा जोखिम भरे थे ये थे। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बनाइएगा? क्वेश्चन नंबर 45 क्या है बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए क्या होगा? शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए थे? शासकों के नाम, शासक जो रूलर होते थे ना, उस पर लिखा जाता था। ठीक है, बताइए किसने जारी किए थे? क्या क्या ना, सातवाहन कहाँ गए थे? इंडो ग्रीक वालों ने किया था। इंडो ग्रीक वालों ने किया था। ये इंडो ग्रीक वालों ने जो है जो मतलब सिक्का जारी किया ना, तो सिक्का पर, जैसे आज हम लोग के सिक्का पर क्या होता है, गांधी जी का नाम होता है, कभी कभी अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, सब होते हैं ना सिक्के पर। तो उस समय इंडो ग्रीक वालों ने भी जो सिक्का चलाया, उस सिक्कों पर जो है जो रूलर्स होते थे उनके इमेज, उनके नाम ऐसे मतलब प्रिंट कर दिए जाते थे। सोच लीजिए ज़माना कहाँ से कहाँ बदल गया। यह मानव का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास का उदय सिंधु सभ्यता में ये कहाँ थे, और तुरंत सिक्का पर नाम छापने लगे लोग। कम बात है। 46 अशोक के बोला कि उससे का उल्लेख है उसके शिलालेखों में किस उपाधि से किया गया है? तब प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी कहा जाता था, प्रियदर्शी या देवपुत्र कहा जाता था, यही ना? क्या होना 46 का क्या होना चाहिए? हाँ 46 का ना, देवानप्रिय और प्रियदर्शी। हाँ, देवानप्रिय और प्रियदर्शी, सी आंसर। 47 अब आप भी क्वेश्चन में ऐसे याद कर सकते हो कि जो अशोक के शिलालेख थे, उस शिलालेख में अशोक को किस तरह से जाना गया है? तो देवानप्रिय और प्रियदर्शी से। अब ये ऐसे ही पूछा, देवानप्रिय और प्रियदर्शी किसको कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन, हाँ देवानप्रिय प्रियदर्शी ऐसे ही आ जाएगा। तो अशोक को कहा जाता था। तो हम लोग को तैयार रखना है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? बताइए, अभी बात हुआ है, बताइए किस भाषा में? हाँ, किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के जितने भी शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, संस्कृत। क्या क्या? पाली, संस्कृत। पाली, संस्कृत और पाली, संस्कृत और किस भाषा में लिखे गए थे बताइए? पाली, संस्कृत सही है ना? अब तो हम ही जानते हैं भाई, हम तो बाद में पूछेंगे। अब हम ना देखेंगे कि भाई कहाँ कौन सा आंसर होगा। ग्रीक आंसर सी होगा उसका ना, गौर से देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 40। वो आप 47 तक चले गए जी। सी आंसर होगा। क्या हम बोले थे? प्राकृत, आर्मी और ग्रीक, ये 3 भाषाओं में था। 48 बताइए, 48 का आंसर क्या होगा? मगध के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सही बात है। प्रारंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और बाद में इसे राजगीर स्थानांतरित कर दिया, गलती हो गया। पहले राजगीर तो पाटलिपुत्र। मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत पाए जाते थे। तो बताइए केवल एक सही है, दूसरा सही है, या 1 और 3 सही है, या केवल 2 सही है? बताओ कौन सा सही है? 43 का 49? 48 का क्या आंसर होगा? 1 और 2 कैसे सही होगा जी? ऑप्शन देखिए। अच्छा हाँ, ऐसे हो गया है ऐसे हो गया है ना, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 कहाँ है? 1 और 2 कहाँ है? 1 और 3 दिया है, यही। हाँ, अब पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और बाद में इसे राजगीर स्थानांतरित कर दिया। पहले तो राजगीर था ना, तब गया ना।
ये आंसर है, 1 और 2 होगा इसका आंसर। हाँ तो उसको चल। 3 की जगह पे करते हैं, उसको 2 की जगह पे। हाँ अरे मतलब हमारा मैथ ही गड़बड़ था कि कंप्यूटर का मैथ गड़बड़ था। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। हाँ क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, क्या पढ़िएगा? राजा अशोक को उनकी प्रजा द्वारा देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी मानने का सबसे अच्छा कारण बताइए। बताइए सबसे अच्छा कारण क्या है? क्यों उनको हम देवन प्रिय कहेंगे? क्यों देवता का पुत्र कहेंगे? क्यों उनको सबसे सुंदर मुख वाला व्यक्ति कहेंगे? बताइए क्या है, क्यों? बताइए क्यों? पता है क्यों? जनता इसलिए कहती थी ना, क्योंकि उन्होंने ना धर्म के माध्यम से समाज का कल्याण किया, बहुत से लोगों का उपकार कर दिया ना, इसी वजह से आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं समझे बीबी? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, तब समझ गए तो। 50 क्या होगा? 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध के शक्तिशाली महाजनपद के उचित कारण नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध के शक्तिशाली महाजनपद उचित कारण नहीं था? मगध में कई नदियां बहती थी जिससे भूमि बहुत उपजाऊ था। मगध में लौह अयस्क के प्रचुर भंडार। निम्नलिखित कौन सा कथन मगध के शक्तिशाली कारण नहीं था? हाँ कारण नहीं था, ठीक है, यह कारण नहीं था। शक्तिशाली राजा थे, लोहा मिलता ही था, पाटलिपुत्र किलेबंद से ठीक था, ये पहला ही आंसर होगा। 50 का ए, 50 का ये। आप क्या टिक लगाएं बताइए? हैं भाई पाटलिपुत्र पटना किलाबंदी से नहीं था, आंसर सी होगा। बाकी सब चीज़ था, गंगा नदी के क्षेत्र था, ये था। हाँ 51। मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जिसका अर्थ है बताइए। राजगिरी किसका? राजा का घर, जनता का सदन, जानवरों का घर। जानवरों का घर, ये जानवरों का घर था जी। राजगिरी का मतलब राजा का घर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। कौन थे ईरानी राजदूत? ईरानी राजदूत कौन थे बताइए? मेगास्थनीज क्या थे? यूनानी राजदूत थे। हो गया 52। चलिए आगे बढ़िए। 52 के बाद बताइए क्या होगा? 52 के बाद 52 के बाद आंसर क्या होगा? कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर मतलब किस पर आधारित पुस्तक है? आर्थिक संबंध के बारे में अर्थशास्त्र है, कि शासन कला सिद्धांत के बारे में है, कि विदेश नीति है, कि राजा के कर्तव्य के? आखिर उनके अर्थशास्त्र के बारे में किस किताब में बताइए? किस चीज के बारे में? क्या? बी शासन काल, बी था जी। नीति है, नीति है, सी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जब लड़के को शिक्षा दिया और शिक्षा देके वो उसको राजा बनाए, याद है चंद्रगुप्त? याद है मैं कहानी सुनाया था कि नहीं कभी चंद्रगुप्त मौर्य का? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आंसर? बी। चलिए कहानी इनका सुनिएगा ना, तो चाणक्य वह गुरुदेव थे जिसने जो एक छोटे से बच्चे को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाकर सिखाए और उस घनानंद के अहंकार को तोड़कर मगध पर एक योग्य शासक बनाए। चाणक्य ने कहा था कि हमें अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत, खंड खंड भारत नहीं चाहिए। चाणक्य ही थे। बताइए जातक की रचना कब हुई थी? 54। जातक की रचना कब हुई थी? जातक वाज रिटन कब हुई थी? नहीं, जातक की रचना किस भाषा में हुई थी यार? ये होना चाहिए था, क्योंकि भाषा दिया हुआ है। बताइए जातक किस भाषा में थी? नहीं पाली। बताइए पाली भाषा में थी जातक का। चलिए आगे बताइए। ये 55। संस्कृत कानूनी ग्रंथों के प्रावधानों के विरुद्ध भूमि पर स्वतंत्र पहुंच रखने वाली रानी। बताइए संस्कृत कानूनी ग्रंथों के प्रावधानों के विरुद्ध, जो भी संस्कृत कानून ग्रंथ हो वो सभी कानूनों के विरुद्ध जाकर उस विरुद्ध जाकर भूमि पर स्वतंत्र पहुंच रखने वाली रानी, वह रानी कौन सी थी? बताइए 55 का। ठीक है 55 का वह रानी कौन थी? अभी नाम हम लोग लिए भी हैं। हाँ वाह यार, प्रभावती गुप्ता। हाँ प्रभावती गुप्ता ही थी। 55 का सी होगा, प्रभावती गुप्ता ही थी। ठीक है प्रभावती गुप्ता ही थी। बताइए 56 क्या होगा? धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों को दर्ज करने वाली शिलालेख को क्या कहा जाता था?
क्या शिलालेख को कहा जाता था? बताइए। धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों को दर्ज कराने के लिए जो भी धार्मिक संस्था है, मान लीजिए मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, कोई मंदिर है, उसको जो भी उपहार दिया गया उसको दर्ज कराने के लिए जो शिलालेख लिखा जाता था उस शिलालेख को क्या कहा जाता था? बताइए। तो शिलालेख को कहा जाता था, क्या कहा जाएगा? वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शन, मन्नत शिलालेख। इंग्लिश में लिखा है। हाँ, इसका क्या होगा इंग्लिश? मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र इंग्लिश होगा। बहुत क्वेश्चन है। मुद्रा शास्त्र किसका अध्ययन है? इंग्लिश। बताइए। मुद्रा शास्त्र किताब का नाम है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र किसका है? हम क्वेश्चन पेपर आज भेज देंगे आपको। बताइए मुद्रा शास्त्र किसका है, किसका अध्ययन है? 57 नहीं पता? अरे यार मुद्रा दिया तो मुद्रा किसको कहा जाता है? हाँ तो किधर है सिक्के? ये भी नहीं दिमाग लगा सकते। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? अभी ना बात किए हम लोग। कौन लोग बोले हम लोगों ने? कुषाण लोगों को ना। तो 58 का ये बोलने का इसे क्यों घबरा रहे हो? हैं? आगे पढ़ो। व्हाट इज क्या दिया है? गणितज्ञ क्या था? गणितज्ञ क्या था? जातक था। 60 का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी या किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का किसने कब स्थापना हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1784 में हुआ था। ठीक है, 1784। मारिए 1784 का है, मारिए यहाँ पर 1784। निम्नलिखित में कौन सा बोला कि कौन मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से नहीं है? तो कौन मौर्य साम्राज्य नहीं है? बताओ तो। तक्षशिला नहीं है, तोसाली नहीं है, स्वर्णगिरी नहीं है, कंधार नहीं है। कंधार नहीं है, अफगानिस्तान में चल गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का कोई शिलालेख नहीं है? शाहबाजगाड़ी, पाटलिपुत्र, कंधार और फिरनार। जब 62 कंधार है ये नहीं है तो कंधार में चल कहाँ से जाएगा? ठीक है, तो 62 पाटलिपुत्र। हाँ 62 पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में नहीं था। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहीं तक हम लोग रोकते हैं। क्वेश्चन पेपर हम आपको भेज देंगे, फिर अब देखा जाएगा 3rd चैप्टर। ठीक है, तो चला देंगे बाद धीरे से। कोई पूछ करके लिखना चाहेगा तो लिख सकता है। 62 यहाँ से जवाब देगा लोग। 63, 64, 65 ये हो गया। 65 हो गया। हम रुक जा रहे हैं। 66 हो गया। ये 67 हो गया। 67। हाँ ये 68 हो गया। हम लोग भी तैयार कर दिए। 69, ये 70। हाँ किस पुस्तक में मौर्य प्रशासन? हाँ ये आएगा क्वेश्चन। किसने लिखा कि राजा अपने मंत्रियों की मदद से प्रशासन चलाए? ये आएगा सब क्वेश्चन। ठीक है, कुषाण की राजधानी कौन सी थी? हो गया ना? हाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर देखा जाएगा, डिस्कस करेंगे फिर बाद में। चलिए, थैंक यू।